दोस्तों नमस्कार, सर कैलाश विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं और मैं बात कर रहा हूं आज 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों की। और इस महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को प्रतिदिन शाम 8 बजे हम लेकर आते हैं। तो आज रहा एक पहला क्वेश्चन। दोस्तों मैं एक बात कहना चाहूँगा कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे, क्योंकि हम देखते हैं कि वीडियो जैसे ही आता है तो नोटिफिकेशन सभी के पास नहीं पहुंच जा पाता है। यदि आपने सब्सक्राइब किया है किंतु बेल आइकॉन प्रेस नहीं किया है तो भी नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा, इसलिए वह नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो हम आज से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला कि विशेष रूप से जो प्राथमिक स्तर है यहाँ पर छात्रों की अधिगम संबंधी जो अधिगम करने की क्षमता होती है उसमें कठिनाइयों को पता लगाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। और ये रहे 4 ऑप्शन और इनमें से सही जवाब आपको देना है। देखिए इनमें से सही जवाब कौन सा है। पहला है आसान और रोचक पाठ्य पुस्तकें, दूसरा है कहानी कहने की विधि, तीसरा है कठिनाइयों के आधार पर अनुकूलन शिक्षण विधियां, और चौथा है महंगी और चमकदार सहायक सामग्री। तो यहाँ हमको बताना है कि जो विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर छात्रों की अधिगम संबंधी कठिनाइयों को पता लगाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। तो इसमें बिल्कुल सही जवाब जो है वह है कठिनाइयों के आधार पर अनुकूलन शिक्षण विधियां। बिल्कुल सही जवाब है ये। अब इस पे हम बात करते हैं कि जो विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर छात्रों की अधिगम कठिनाइयों का समाधान करने के लिए सबसे अच्छा तरीका हो सकता है वो विभिन्न प्रकार का हो सकता है। उन विभिन्न विधियों का उपयोग कर सकते हैं। ऐसी बहुत संवेदनशील गतिविधियों के तरीके हो सकते हैं। छात्रों को एक वस्तु के बारे में अच्छे से बताने से है कि उसे कितना अच्छे से आप बता रहे हो। शिक्षक उन्हें उसकी स्पर्श से गंध आदि को महसूस कराने की कोशिश भी कर सकता है। इस प्रकार से वह कठिनाइयों के आधार पर अनुकूलन शिक्षण विधियों का अच्छा तरीका उपयोग कर सकता है। और ये रहा स्क्रीन पर दूसरा क्वेश्चन आपके लिए। शिक्षक जो विद्यालय आधारित मूल्यांकन के अंतर्गत कार्य करते हैं। मूल्यांकन होगा, लेकिन कौन सा? विद्यालय आधारित मूल्यांकन होगा और आपको जवाब देना है। ये रहे क्वेश्चन पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। और पहला उन पर अधिक कार्य का बोझ रहता है क्योंकि उन्हें सोमवार की परीक्षा सहित अक्सर परीक्षा लेनी पड़ती है। अर्थात यहाँ कहा जा रहा है कि शिक्षक को सोमवार की परीक्षा भी लेनी पड़ती है और दूसरी परीक्षाएं भी लेनी पड़ती है। दूसरा, उन्हें प्रत्येक शिक्षार्थी को परियोजना कार्य देना पड़ता है। तीसरा, शिक्षार्थी के मूल्यों और अभिवृत्तियों को आकलन करने के लिए रोजाना उनका अवलोकन करना पड़ता है। और चौथा, व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं। तो मूल्यांकन के अंतर्गत करते हैं। क्या बोला कि शिक्षक जो विद्यालय आधारित मूल्यांकन के अंतर्गत कार्य करते हैं, यानी विद्यालय आधारित मूल्यांकन के अंतर्गत क्या कर सकते हैं? व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं, वही ये काम करते हैं मूल्यांकन का। क्वेश्चन नंबर तीसरा हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा ये रहा आपकी स्क्रीन पर, और देखते हैं हम इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों के विषय में सत्य है। तो ये पहला है इसमें कि वे हर किसी को होशियार बनाने के लिए और सहयोगी अधिगम के लिए आवश्यक होते हैं। दूसरा, वे हमेशा दूसरों का नेतृत्व करते हैं और कक्षा में अतिरिक्त जिम्मेदारी लेते हैं। तीसरा, अपनी उच्च स्तरीय संवेदनशीलता के कारण उनके निम्न श्रेणी मिल सकता है। और चौथा, मुख्य रूप से उनकी मस्तिष्की शक्ति के कारण ही उनका महत्व है। और इस तीसरे का सही जवाब होगा तीसरा कि अपनी उच्च स्तरीय संवेदनशीलता के कारण उनके निम्न श्रेणी मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं हम यहाँ पे, और क्वेश्चन नंबर चौथा ये रहा आपकी स्क्रीन पर, और यह है कि आउट ऑफ द बॉक्स सोच संबंधित है। और ये स्मृति आधारित चिंतन है, अपसारी चिंतन है।
अभिसारी चिंतन या अनुकूलन चिंतन है। और सही जवाब इसका हो जाएगा अपसारी चिंतन है। क्वेश्चन नंबर 5, खालिस्तान के दौरान एक बच्चा तर्क करने, समस्या सुलझाने और सोच विचार करने की क्षमता विकसित करता है। और इसके ऑप्शन ए रहे आपकी स्क्रीन पर, प्रौढ़ावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था या बाल्यावस्था। और इसका सही जवाब हो जाएगा बाल्यावस्था के दौरान एक बच्चा तर्क करने, समस्या सुलझाने और सोच विचार करने की क्षमता विकसित करता है। क्वेश्चन नंबर 6वां देखते हैं हम। और क्वेश्चन नंबर 6वां की मानसिक विकास की औपचारिकता संक्रियात्मक अवस्था की मुख्य विशेषता है। तो औपचारिक जो है संक्रियात्मक अवस्था की बात की जा रही है और इसकी मुख्य विशेषता पूछी गई है। तो अमूर्त चिंतन, मूर्त चिंतन, सामाजिक चिंतन, अहम केंद्रित व्यवहार। और इसका सही जवाब हो जाएगा अमूर्त चिंतन। मानसिक विकास की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे अमूर्त चिंतन में सक्षम हो जाते हैं। वे संख्याओं का समन्वय व कल्पना का प्रयोग करके समस्या का हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कि पुनर्बलन का सिद्धांत खालिस्तान से संबंधित। और ये रहे ऑप्शन, पहला पेवलाव, थॉर्नडाइक, कोहलर और स्किनर। तो यहाँ पर आप देखिए पुनर्बलन का सिद्धांत पेवलोव ने दिया था। उन्होंने कुत्ते पर यह सिद्धांत को प्रतिपादित किया है, पुनर्बलन के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है, कुत्ते पर प्रयोग किया था, जिसमें अनुकूलन और प्रतिकूलन प्रेरणा के बीच संबंध को बताया गया था और ऐसे विचार पर आधारित था जिसमें कार्य का परिणाम व्यवहार से प्रभावित होता है। तो दोस्तों ये रहा 8वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि प्रभावी शिक्षण प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण कारक है शिक्षक एवं विद्यार्थी द्वारा प्रदर्शित समय की पाबंदी, दूसरा शिक्षक द्वारा विषय का अधिकार, तीसरा शिक्षक विद्यार्थी संवाद, चौथा पाठ्यक्रमों का समय पर पूर्ण होना। और 8 का सही जवाब है शिक्षक विद्यार्थी संवाद। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं हम। बच्चे में नैतिक मूल्यों को विकसित करने का सर्वाधिक उचित तरीका है। तो कौन सा तरीका है? प्रातःकालीन सभा में बच्चों को नैतिक उपदेश देना, विद्यार्थियों के सामने एक परिस्थिति रखना और उस पर निर्णय लेने के लिए कहना, तीसरा शिक्षकों एवं बड़ों द्वारा नैतिक मूल्यों को प्रदर्शित करना, चौथा विद्यार्थी को नैतिकता और अनैतिकता के बीच अंतर करना सिखाना। और इसका बिल्कुल सही जवाब होगा तीसरा कि शिक्षकों एवं बड़ों द्वारा नैतिक मूल्यों को प्रदर्शित करना। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे कि बाल केंद्रित शिक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक आधार है? व्यक्तिगत अंतर, बाल अधिकार, बच्चों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, सभी बच्चों संबंधी संदर्भ में समान होना। और क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब हो जाएगा व्यक्तिगत अंतर। प्रत्येक बच्चे में सीखने की क्षमता भिन्न भिन्न होती है और यहाँ बाल केंद्रित शिक्षा में कौन सा कारक आधार है इन्होंने कहा तो व्यक्तिगत अंतर है, क्योंकि सब में अलग अलग सीखने की क्षमता होती है। बाल शिक्षा में व्यक्तिगत अंतर के कारण उत्पन्न कठिनाई को दूर करने का हम प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11वां की विकृत लिखावट के साथ लिखने की क्षमता में कमी निम्नलिखित में से किसका एक लक्षण है? और यहाँ पे ऑप्शन 4 डिस्प्रैक्सिया, डिस्कैल्कुलिया, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया। तो यह बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसे बिल्कुल नोट डाउन कर लें आप लोग। इसका बिल्कुल सही है डिसग्राफिया, क्योंकि यहाँ पे लिखावट से संबंधित लिखने की अक्षमता के बारे में कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हम यहाँ पे विद्यार्थी या शिक्षार्थी व्यक्तिगत विभिन्नता को प्रदर्शित करते हैं, अतः एक शिक्षक को अधिगम के विविध अनुभवों को अपनाना चाहिए, सख्त अनुशासन लागू करना चाहिए, परीक्षा की संख्या में वृद्धि करना चाहिए और सीखने की एक समान गति पर जोर देना चाहिए। और इसका बिल्कुल सही जवाब होगा हमारा पहला, अधिगम के विभिन्न अनुभवों को अपनाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा वाइगोत्स्की द्वारा दिया गया है? और ये रहे 4 विकल्प। बच्चे असंगतता से चिंतन करते हैं, बच्चे अलग क्षेत्रों में सोचते हैं, संस्कृति और भाषा बच्चे के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, भावनाएं व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में अलग होती है। और 13 का तीसरा नंबर का सही क्वेश्चन है और ये संस्कृति और भाषा जो है बच्चे के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे हम, और ये सही जवाब क्या होगा आपको बताना कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य बाल्यावस्था के कार्यों के अंतर्गत नहीं आता। पहला, विभिन्न पेशी कौशल में दक्षता प्राप्त करना। दूसरा, मैं और तुम की अवधारणा को सीखना। तीसरा, सहपाठियों तथा समूह के साथ काम करना। चौथा, सामाजिक जिम्मेदारियों को हासिल करना। और 14 का बिल्कुल सही जवाब होगा चौथा, सामाजिक जिम्मेदारियों को हासिल करना। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं हम कि राम ने हाथ से खाना खाना सीख लिया है। जब उसे सब्जी के साथ चपाती दी जाती है तो वह सब्जी के साथ चपाती का एक टुकड़ा तोड़कर खाना शुरू करता है। हम कहते हैं कि वह एक खालिस्तान स्कीमा के अंतर्गत खाना खा रहा है। और ये रहे आपके उत्तर, प्रारंभिक, समयोजित, आत्मसात या विनियोजित। और 15 का बिल्कुल सही जवाब आप समझे, आत्मसात की बात की जा रही है यहाँ पे। आत्मसात का मतलब क्या है वो समझाते हैं कि वर्तमान स्कीमा में किसी नई वस्तु से या ज्ञान को शामिल करना ही आत्मसात कहलाता है। और एक बच्चा अपनी वर्तमान स्कीमा में नई वस्तु या ज्ञान को शामिल करता है, इसलिए वह खाना खाना यहाँ पे सीख गया। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे कि सीखने, खालिस्तान आकलन और अनुदेशन के बीच खालिस्तान के सुदृढ़ीकरण द्वारा मापा जाता है। और ये रहे आपके 4 विकल्प, के लिए संबंधों, के लिए अंतर, का अंतर या का भिन्नता। और 16 का सही जवाब होगा के लिए संबंधों की बात की जा रही है यहाँ पे, क्योंकि सीखने के लिए आकलन और अनुदेशन के बीच संबंधों की सुदृढ़ीकरण द्वारा मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 की यहाँ पे हम बात करेंगे कि विज्ञान के प्रयोगों में सामान्यतः लड़के जो है वो उपकरणों का नियंत्रण अपने हाथों में लेते हैं और लड़कियों से आंकड़ों को रिकॉर्ड करने तथा बर्तनों को धोने के लिए कहते हैं। यह प्रवृत्ति दर्शाती है कि, इस प्रकार का एक और क्वेश्चन इससे पहले हमने किया था और आपको जवाब देना है इसका। तो इसमें पहला ऑप्शन, लड़कियां नाजुक होने के कारण ऐसे काम करना पसंद करती जिसमें ऊर्जा की खपत कम होती है। दूसरा, लड़कियां बेहतरीन अवलोकनकर्ता होती है और बिना किसी गलती के आंकड़ों का रिकॉर्ड रखती है। तीसरा, पुरुष और स्त्री की रूढ़िबद्ध भूमिकाएं विद्यालय में भी होती है। चौथा, लड़के उपकरणों को ज्यादा कुशलता से संभाल सकते हैं क्योंकि वे इस प्रकार के कार्यों को करने में प्राकृतिक रूप से सक्षम होते हैं। और 17 का सही जवाब आप समझ गए होंगे, इसीलिए आप पर छोड़ देते हैं, लेकिन हम बता ही देते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का तीसरा सही, क्योंकि पुरुष और स्त्री की रूढ़िबद्ध भूमिकाएं विद्यालय में भी होती है और इसीलिए ऐसा व्यवहार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे, कक्ष में शिक्षक और विद्यार्थी किस प्रकार जेंडर को खालिस्तान करते हैं या सीखने के वातावरण खालिस्तान है। तो 18 का जो सही जवाब होगा वो आपको देना, व्याख्यायित पर कोई प्रभाव नहीं डालता, निर्मित पर प्रभाव डालता है, रूपांतरित को शुद्ध करता है, परिभाषित को कम प्रभावी बनाता है। और 18 का सही जवाब हो जाएगा हमारा कि परिभाषित को कम प्रभावी बनाता है। क्वेश्चन नंबर 19 की, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को अनिवार्य शब्द का अर्थ है। 2009 में अनिवार्य का क्या अर्थ है। और ये रहे 4 ऑप्शन की, दंडात्मक कार्य से बचने के लिए अपने बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए अभिभावकों पर अनिवार्य रूप से जोर डाला गया। दूसरा जो है कि अनिवार्य शिक्षा सतत परीक्षण के माध्यम से प्रदान की गई। केंद्र सरकार दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनियोजित करेगी। वर्तमान सरकारें दाखिला, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। और इसमें 19 का बिल्कुल सही जवाब होगा चौथा नंबर का, कि वर्तमान सरकारें दाखिला, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनियोजित करेगी। ये शिक्षा का अधिकार, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में अनिवार्य शब्द का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत पाठ्य योजना में शामिल नहीं है। और ये रहे 4 ऑप्शन, उद्देश्य की स्पष्टता, शिक्षण की ज्ञान, योजना की दृढ़ता और शिक्षार्थियों का ज्ञान। और 20 का बिल्कुल सही जवाब आप समझे, योजना की सुदृढ़ता। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं हम कि सुरेश ने विद्यालय के दोस्तों के साथ पिकनिक पर जाने की योजना बनाई। उसने श्याम के साथ योजना की चर्चा की जो उसने
सहमत नहीं है, उससे सहमत नहीं है। श्याम सोचता है कि नियमों को बहुमत के अनुसार संशोधित किया जा सकता है। पियाजे द्वारा इस प्रकार असहमत होने की प्रक्रिया को निम्न में से किस संदर्भ में किया गया है, और आपको देना है 4 में से जवाब कि संज्ञानात्मक अपरिपक्वता, प्रतिक्रिया सहयोग की नैतिकता या विषम तांत्रिक नैतिकता। और इसमें सही जवाब होगा 21 का कि सहयोग की नैतिकता। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करेंगे हम कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बाल केंद्रित सोच की विशेषता नहीं है, और ये रहे आपके 4 ऑप्शन। बच्चे सक्रिय भागीदार होते हैं, दूसरा हर बच्चा अद्वितीय होता है, तीसरा हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार है, और चौथा हर बच्चा अपनी पाठ्यक्रम को बनाता है। 22 का बिल्कुल सही जवाब आप समझिए, हर बच्चा अपने पाठ्यक्रम को बनाता है, ये सही जवाब है। अच्छा, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। एक बच्चे के विकास में आनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका निम्नलिखित कथनों में से सबसे अधिक उचित रूप से किससे जोड़ी जा सकती है। और क्वेश्चन नंबर इसके 23 के ये 4 ऑप्शन, पर्यावरण की भूमिका स्थिर रूप से देखा जा सकता है, जबकि नियंत्रित आनुवांशिकता को बदला जा सकता है। दूसरा, व्यवहार से संबंधित सिद्धांत काफी हद तक प्रकृति पर आधारित हैं। तीसरा, आनुवांशिकता और पर्यावरण मानव विकास के विभिन्न क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। चौथा, न्याय की नीति पर सरकार की भूमिका प्रकृति की भूमिका पर आधारित है। और यहाँ पे 23 का सही जवाब हो जाएगा हमारा, आनुवांशिकता और पर्यावरण मानव विकास के विभिन्न क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है, और ये 4 ऑप्शन। पहला देखिए आप इसमें स्वास्थ्य क्लब, परिवार, पर्यावरण क्लब और सार्वजनिक पुस्तकालय। तो यहाँ कहा कि सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी होती है वो परिवार है, क्योंकि सामाजिकरण निष्क्रिय एजेंसी अधिगम की प्रक्रिया को दर्शाती है, जिसमें बच्चे का विशेष शिक्षण के बिना अपने वातावरण से बहुत सी बातों को सिखाया जाता है। सामाजिकरण की प्राथमिक निष्क्रिय एजेंसी में परिवार, स्कूल और साथियों के समूह को भी शामिल किया जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 की बात करेंगे कि बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत होते हैं, और ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं। तो वाइगोत्स्की सहमत से हम बोल रहे हैं कि पहला जो है तो बच्चों की सोच को प्रयोगशाला में जानवरों पर प्रयोग के द्वारा समझा जा सकता है। दूसरा, बच्चे जन्म से शैतान होते हैं और उनको दंड देकर नियंत्रित किया जा सकता है। तीसरा, बच्चे अपने साथियों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतर संबंधों से सीखते हैं। चौथा, बच्चे तब तक सीखते हैं जब उनको आकर्षक पुरस्कार दिए जाएं। तो 25 का बिल्कुल सही जवाब है, बच्चे अपने साथियों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतर संबंधों से सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 की हम बात करेंगे, और 26 के 4 ऑप्शन है। पहले हम क्वेश्चन पढ़ते कि निम्नलिखित में से कौन सा कौशल जो है वो संवेगात्मक बुद्धिमत्ता के साथ जुड़ा हुआ है। याद करना, गतिक प्रक्रमण, विचार करना या सहानुभूति देना। और 26 का बिल्कुल सही जवाब है चौथा, सहानुभूति देना। क्वेश्चन नंबर जो है 27, छात्र की जरूरतों, हितों और सीखने की शैली पर निम्नलिखित में से कौन सी विधि केंद्रित है। और ये रहे 4 ऑप्शन, विषय केंद्रित, खेल विधि, बाल केंद्रित या शिक्षा केंद्रित। और 27 का सही जवाब आप बिल्कुल सही समझे हैं, तीसरा है बाल केंद्रित है, क्योंकि जरूरत और हितों को ध्यान में रखकर सीखने की शैली पर केंद्रित विधि बाल केंद्रित है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं हम कि सीमा जो है परीक्षा में ए ग्रेड पाने की इच्छुक है। वह परीक्षा हाल में प्रवेश करती है और परीक्षा शुरू होती है तो वह बहुत घबरा जाती है, उसके पैर ठंडे हो जाते हैं और दिल की धड़कनें तेज हो जाती है और वह ठीक से जवाब देने में असमर्थ हो जाती है। इसका कारण क्या है? आपको जवाब देना ये 4 ऑप्शन। हो सकता है वह अपने तैयारी को लेकर आश्वस्त ना हो। दूसरा, वह इस परीक्षा के परिणाम के बारे में जरूरत से ज्यादा सोच रही हो। तीसरा, निरीक्षक को कक्षा में ड्यूटी पर हैं, वह कक्षा अध्यापक हो सकते हैं जो स्वभाव से बहुत कठोर हैं। चौथा, हो सकता अकस्मात आए इस भावनात्मक आवेग को सहन करने में
असमर्थ है। आपको सही जवाब देना है क्वेश्चन नंबर 28 का, और इसमें सही जवाब हो जाएगा चौथा ये वाला कि हो सकता है वह अकस्मात आए इस भावनात्मक आवेग को सहन करने में असमर्थ हो, इसलिए वह घबरा जाती है। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन नंबर 29, और यह क्वेश्चन 29 है, भाषा अवबोधन से संबंधित एक विकार कौन सा होगा, और ये रहे ऑप्शन आपके सामने, अप्रैक्सिया, डिसलेक्सिया, एस्पीक्सिया और अफ्रेक्सिया। तो क्वेश्चन नंबर 29 का बिल्कुल सही है अफ्रेक्सिया। क्यों? क्योंकि हमने आपको इन रोगों के विषय में समझाया है, वीडियो बनाया, आपने नहीं देखा तो आप देख लें। थोड़ा सा हम समझा देते हैं कि अफेसिया एक प्रकार की अक्षमता है जो बोलने या लिखने में भाषा संबंधी व्यवधान उत्पन्न करती है। ऐसा मस्तिष्क में क्षति पहुंचने के कारण होता है। अगला देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 30वां, और यह है कि पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी जो अवस्था है उसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ कर देता है। और ये रहे 4 ऑप्शन, संवेदी प्रेरक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। सही जवाब होगा चौथा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।